गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ राज छेत्री एंड मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूँ। मेरा जो भी क्लासेस होगा वो किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो स्पेशली डब्ल्यू पुलिस, एसआई और कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ वो केवल डब्ल्यू पुलिस, एसआई और कांस्टेबल के लिए बेनिफिशियल है। ये सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जीके ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए सेम ही रहता है। तो ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन खास तौर पर मैंने ये जो वीडियो बनाई है स्पेशली डब्ल्यू पुलिस, एसआई और कांस्टेबल के लिए बनाया है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा। आप लोग एक बार मेरे करने से पहले आप लोग एक बार खुद से क्वेश्चंस को देखिए। अराउंड मैंने यहाँ पर 34 क्वेश्चंस लिया है। एक एक क्वेश्चंस को आप लोग खुद से देखिए। यदि आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं होता है तो फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस देख लेना, तो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगा बारीकी से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबको दिखाई दे रहा नहीं यहाँ तक? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ चलो बेटा करते हैं। ओके ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय। देखो, मैं जो यूपीएससी का जो मेंबर्स होता है वो खासकर हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जो मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। देखो, राष्ट्रपति केवल भारत के मतलब यूपीएससी के मेंबर्स को ऊपर अपॉइंट नहीं करता। यूपीएससी के मेंबर्स को छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड उसके साथ साथ में जो चीफ जस्टिस और अदर जजेस जो होता है हाई कोर्ट का, उसका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल के लिए ले ले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनका भी जो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। अटॉर्नी जनरल हो गया आपका, जैसे कैग हो गया, कैग CAG, कैग मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसका भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। साथ साथ में और एक पोस्ट जिसका अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करता है, जैसे एम्बेसडर होता है ना, जो फॉरेन कंट्री में जो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर होता है, उसका भी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैग को कौन अपॉइंट करता है? तो ये सारे वो अपॉइंटमेंट है जो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बुद्धा डाइड इन द ईयर। बुद्ध भगवान जो था वो किस साल में उसका मृत्यु हो गया था? ठीक है, या यानी कि उसका डेथ किस साल में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 483 BC। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उनका जो बर्थ हुआ था वो बर्थ किस साल में हुआ था। ठीक है, तो बर्थ हुआ था उसका 563 BCE में हुआ था। और किस प्लेस पे हुआ था? याद रखना, लुम्बिनी या लुम्बिनी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, लुम्बिनी में, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पर है? ये नेपाल में है। ठीक है, तो नेपाल के लुम्बिनी नामक प्लेस पे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। किस साल में हुआ था? 563 BC में हुआ था। और उसका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 483 BCE। 483 BCE में हुआ था उसका डेथ, 483 BCE में। ठीक है, और डेथ हुआ था उसका कुशीनगर में, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पर है? यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर। ठीक है, यहीं पर क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था। ठीक है, ही डाइड एट द एज ऑफ 80। याद रखना, वो कितने, जब वो गुजर गया था, यानी कि जब बुद्ध भगवान गुजर गए थे तो उस समय उनका जो एज था वो कितना था? 80 ईयर्स। ही वॉज 80 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। ओके ओके, जस्ट हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग के पास में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से, आप लोग देखिए एक बार खुद से कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर एनग्रेव्ड इन विच स्क्रिप्ट। देखो, अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो क्वेश्चन ये, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप लोग बोल सकते हैं कि आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा स्क्रिप्ट होगा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था वो सबसे पहले किसने इसको
रीड किया था, यानी कि किसने इसको पढ़ने में सफलता मिली थी, ठीक है। वो कौन सा आदमी था जिसने सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा था। तो याद रखना ये नाम पूछा जाता है एग्जाम में, तो नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या है नाम? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले क्या किया था, अशोक का जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस था उसको पढ़ा था, और उसने इसको पढ़ा था लगभग 1837 AD में पढ़ा था। तो ये क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि अशोका का जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो याद रखना वो सबसे पहले पढ़ने वाला आदमी था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ही वॉज ए हिस्टोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा ब्राह्मी। ओके, द मेल सेक्स हार्मोनीज, जो मेल सेक्स हार्मोनी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, यानी कि जो सेक्स हार्मोन मेल में पाया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज द सेक्स हार्मोन दैट इज फाउंड इन मैन, ठीक है। जो ये प्रोगेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन यहाँ पर दिख रहा है ये होता है तुम्हारा फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स, ठीक है। फीमेल का जो सेक्स हार्मोन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन बोलते हैं, या तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोगेस्टेरोन। बेसिकली दो सेक्स हार्मोन पाया जाता है फीमेल में, तो एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोगेस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, एसिड रेन जो होता है वो किस कारण से होता है। तो एसिड रेन स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये दो कंपाउंड है, इन दो कंपाउंड के कारण स्पेशली क्या होता है, एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन स्पेशली इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द combined factor of both sulfur dioxide and नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमोसफियर, ठीक है। यदि एटमोसफियर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो तो उस केस में एसिड रेन होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो एसिड रेन होता है ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग के पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल। तो पेंसिल में ये दिए गए 4 ऑप्शंस में वो कौन सा ऑप्शन है जो पेंसिल में यूज़ होता है। याद रखना पेंसिल में ग्रेफाइट यूज़ होता है, ठीक है। पेंसिल में पेंसिल में क्या यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए बढ़िया माना जाता है ग्रेफाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, देखो ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, या NuClear न्यूक्लियर रिएक्टर में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। स्पेशली ये किस लिए यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो न्यूट्रॉन का जो स्पीड होता है उसको स्लो करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन का जो स्पीड होता है उसको स्लो करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। बात आई समझ में। चलो और एक ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन हम लोग के पास में क्या है, दूसरा ऑप्शन से हम लोग के पास में और एक ऑप्शन जिसके बारे में हम लोग को जानना होता है, जैसे यहाँ पर दिया है देखो एक फॉस्फोरस, इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। जो फॉस्फोरस होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो फॉस्फोरस यूज़ होता है इसका यूज़ होता है स्पेशली उसके मैन्युफैक्चर में किसका बोलते हैं, मतलब जो होता है ना सेफ्टी मैचेस, यस सेफ्टी मैचेस में हम लोग यूज़ करते हैं। सेफ्टी मैचेस में हम लोग इसको क्या करते हैं, यानी कि सेफ्टी मैच बॉक्स जो होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं रेड फॉस्फोरस का। किसका यूज़ करते हैं, रेड फॉस्फोरस का, ठीक है। रेड फॉस्फोरस का हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, सेफ्टी मैचेस बनाने के लिए हम लोग रेड फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम लोग रेड फॉस्फोरस का और एक यूज़ कहाँ पर करते हैं, याद रखना। इसको हम लोग यूज़ करते हैं डायोड बनाने यानी LED बनाने में, ठीक है। LED बनाने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। LED बनाने में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं रेड फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं, ठीक है। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड का यूज़ होता है कहाँ पर, सेफ्टी मैचेस बनाने के लिए। आई बात समझ में। चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग के पास में, ओके, क्वेश्चन नंबर है 7। तो हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन को सबसे पहले किसने खोजा था, याद रखना। हाइड्रोजन को खोजा था सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने, ओके। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर और एक नाम है जिसके बारे में आप लोग को जानना है, प्रिस्टली। याद रखना प्रिस्टली ने सबसे पहले किस चीज़ की खोज की थी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन सबसे पहले किसने खोजा था बोल के यदि क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में तो खोजा था प्रिस्टली ने।
बात आई समझ में। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग के पास में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है देख लेना यहाँ पर। द सेकेंड 5 ईयर प्लान गैव प्रायोरिटी टू। देखो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, वो सेकेंड 5 ईयर प्लान स्पेशली किस चीज़ को प्रायोरिटी देता था, याद रखना, वो देता है हैवी इंडस्ट्री को, ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में वो मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर वो ज़्यादा फोकस किया गया था किसमें, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो था 1956 टू 61 के बीच में सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था कब, 1956 टू 61 में आया था सेकेंड 5 ईयर प्लान। और ये जो 5 ईयर प्लान था ये 5 ईयर सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालानोबिस प्लान। पीसी महालानोबिस जिसने इस 5 ईयर मतलब जिसका ये आइडिया था स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर क्या किया था, इसमें फोकस किया था पीसी महालानोबिस, ठीक है, पीसी महालानोबिस प्लान पर बेस्ड था। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल के ऊपर बेस है, तो आंसर क्या होगा, पीसी महालानोबिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में क्या आ गया, ओके तो इसको मिटा देते सबसे पहले। तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो आया था वो कब आया था, 1956 एंड इट वाज बेस्ड ऑन द पीसी महालानोबिस प्लान, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में बैलूट्स क्वेश्चन नंबर एन इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन नंबर 9, एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क का जो डेंसिटी होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो याद रखना इट इज़ लैक्टोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, याद रखना लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एसिड यहाँ पर लैक्टिक पाया जाता है। और यहाँ पर यदि प्रोटीन की बात करूँ मिल्क में, तो मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है कैसिन। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन, CAESIN। कैसिन इज द प्रोटीन दैट इज फाउंड इन मिल्क। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन होता है, याद रखना। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जाम में, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को लेके। तो जो क्लास 9 मतलब जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लैक्टोमीटर होगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो हमारे भारत के सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में है हमारा कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैलूट्स वर फर्स्ट यूज इन। बैलूट्स मतलब होता है एक काइंड ऑफ डिवाइस दैट इज यूज टू कास्ट वोट इन इलेक्शंस, ठीक है। बैलूट्स का मतलब क्या होता है, बैलूट इज अ काइंड ऑफ डिवाइस। ये एक प्रकार का डिवाइस होता है जो स्पेशली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वोट डालने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बैलूट्स वो मशीन है, एक प्रकार का डिवाइस है दैट इज यूज इन एन इलेक्शंस टू कास्ट द वोट। सो सबसे पहले जो बैलूट्स है वो बैलूट्स कहाँ पर यूज़ किया गया था, तो याद रखना वो देश था ऑस्ट्रेलिया, ओके। विटामिन ए इज रिच इन। विटामिन ए में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, ये दिए गए 4 ऑप्शन से हम लोग के पास में, वो 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता है, तो याद रखना विटामिन ए हम लोग को मिलता है कैरोट में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो कैरोट में विटामिन ए मिलता है। राइस में भी विटामिन ए मिलता है, लेकिन वो वाला राइस होगा आपका गोल्डन राइस। जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस में भी आपका विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। गोल्डन राइस में भी कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 12, यस। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कैरोट होगा, ओके। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ओके। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भारत के किस स्टेट पे, लखनऊ सिटी है, वो कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है। अगर स्टेट पूछा जाए तो यूपी होगा, तो यहाँ पर सिटी पूछा है तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, करेक्ट लखनऊ होगा। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो धर्म चक्र होता है इंडिया का, जो नेशनल फ्लैग है उसमें जो धर्म चक्र है उसमें कितने स्पोक है, तो याद रखना उसमें ओवरऑल देयर आर टोटल 24 स्पोक्स, ठीक है, 24 स्पोक्स। एंड इट वॉज एडेप्टेड, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज एडेप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947 में हम लोगों ने जो हमारा झंडा था उसको क्या किया था, जो राष्ट्रीय मतलब जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया था कब, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। एट द टाइम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेटिक सोसाइटी इन कलकत्ता, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। जो एशियाटिक सोसाइटी है, देखो ये जो एशियाटिक सोसाइटी है इसका जो फॉर्मेशन, एशियाटिक सोसाइटी जो है ना,
इसका फॉर्मेशन किसने किया था, ऐसा एसिडिक सोसाइटी को किसने स्थापित किया था भारत में? तो याद रखना, एसिडिक सोसाइटी को सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ही फाउंडेड द एसिडिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कब किया था? तो 1784, याद रखना डेट 1784, ये डेट पूछा जा सकता है। सर विलियम जोन्स ने क्या किया था सबसे पहले एसिडिक सोसाइटी? सर विलियम जोन्स, ये तुम लोग को आंसर पता होगा शायद सबको, सर विलियम जोन्स, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। सर विलियम जोन्स एट द टाइम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एसिडिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो जब एसिडिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी कोलकाता में, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो देखो ड्यूरेशन हम लोग को पता लग गया कि एसिडिक सोसाइटी का जो स्थापना है यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ था? 1784 में। किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। तो उस समय 1784 के ड्यूरेशन में भारत का जो गवर्नर जनरल था तो वो कौन था? तो देखो हम लोग यहाँ से भी आसानी से वो कर सकते हैं। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो चार्ल्स कॉर्नवालिस है ना, उसका वो लगभग इसी के बाद ही आया था, लेकिन इसमें चार्ल्स कॉर्नवालिस नहीं होगा। वारेन हेस्टिंग, यस वारेन हेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग उस समय क्या था? भारत का गवर्नर था, याद रखना। लॉर्ड वेलेस्ली, ये बहुत बाद है इससे, मतलब 10-12 साल बाद में। लॉर्ड बेंटिंग, यस लॉर्ड बेंटिंग भी नहीं है, तो याद रखना। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसिडिक सोसाइटी, तो उस समय भारत का जो गवर्नर था वो था सर वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट ऑफ डायरकी एट द सेंटर लेवल? वो कौन सा एक्ट था जिसने डायरकी का मतलब होता है सिस्टम्स ऑफ डबल गवर्नमेंट होता है, ये सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ठीक है। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट था ये सबसे पहले यानी कि सेंट्रल लेवल पर कब लगा था? देखो इसके आगे भी डायरकी सबसे अप्लाई हो चुका था, लेकिन वो हुआ था प्रोविंशियल लेवल पर यानी कि स्टेट लेवल पर, ठीक है। तो स्टेट लेवल पर जो डायरकी स्टार्ट हुआ था, डायरकी लगा था वो सबसे पहले यानी कि जो डबल गवर्नमेंट लगा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें मॉन्टेग्यू जो था वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स हुआ करता था, और जो चैम्सफोर्ड था वो वाइसरॉय ऑफ द स्टेट्स हुआ करता था, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के समय में भी आपका जो डायरकी है वो डायरकी लगा था सबसे पहले, लेकिन वो लगा था स्टेट लेवल पर यानी कि प्रोविंशियल लेवल पर लगा था। लेकिन जो सेंट्रल लेवल पर है, यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है सेंट्रल लेवल पर, तो कंफ्यूज हो सकता है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन आ जाए तो दो प्रकार से पूछा जा सकता है। यदि प्रोविंशियल लेवल पर पूछा जाए तो वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यदि सेंट्रल लेवल पर पूछा जाए तो वो आपका आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, चलो पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा हुआ देख लेते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन्स? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे दिल्ली को क्या मिला? नेशनल कैपिटल रीजन्स का स्टेटस मिला। तो याद रखना वो 69th अमेंडमेंट एक्ट होगा। वो कौन सा होगा? 69th अमेंडमेंट एक्ट। और ये 69th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1919 में। 69th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो 1991 में आया था यानी कि 1919 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा, और जो 61st अमेंडमेंट एक्ट है ये आया था आपका 1988 में। ये आया था 1988 में, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट वॉज केम इन द ईयर 1988। एंड इस 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था कि जो वोटिंग एज जो था पहले 21 साल था, और इस 21 साल को घटा के कितना बना दिया था? 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, ठीक है। तो वोटिंग एज जो था वो 21 से 18 ईयर्स बना दिया गया था अकॉर्डिंग टू द 61st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और देखते हैं 67th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये ईयर जानने से भी हो जाएगा। सपोज मान लो ये 1990 में आया था 67th अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था ये आया था 1992 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 1992 में, इसने क्या किया था? इसने इट एडेड अ न्यू पार्ट, ठीक है। इसने हमारे संविधान में एक नया पार्ट ऐड किया था। It came in the year 1992 and added a new part, that is part 9,
एंड आर्टिकल 243 टू, इसने एक पार्ट ऐड किया था, पार्ट का नाम है पार्ट 9, ठीक है, पार्ट 9। और आर्टिकल कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 टू 243 ओ, ठीक है, इसको ऐड किया गया था। आई बात समझ में। तो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत हुआ था कि इसने क्या किया था, इसने किया था इट एडेड अ न्यू पार्ट 9। और ये पार्ट 9 स्पेशली किसके बारे में, पंचायत के बारे में, ठीक है। पार्ट 9 इज अबाउट व्हाट, पंचायत। तो पंचायत में और एक आर्टिकल जिसके बारे में बताऊंगा अभी, पंचायत, ठीक है। पंचायत को ऐड किया था कब, 1992 में। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, ठीक है। एंड इसी में ही क्या हुआ था, 11th शेड्यूल को भी, यानी कि जो पहले हमारा शेड्यूल कितना था, 10 तक था, तो 10 से बढ़ा के फिर कितना हो गया था, 11th शेड्यूल को भी इसमें ऐड किया गया था। 70 बाद में और एक शेड्यूल ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट के तहत, यानी कि 11th शेड्यूल यहाँ पर क्या हुआ, ऐड किया गया, CHEDU 11th शेड्यूल को, यानी कि 11वीं सूची जो थी उसको ऐड किया गया था कब, 1992। और एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आर्टिकल जो देखो पंचायत के बारे में और एक आर्टिकल, एक तो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ लिया जो पार्ट 9 में था, आर्टिकल 243 to 243 ओ था, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 40। ये आर्टिकल 40 भी हम लोग को पंचायत के बारे में बताया, लेकिन ये जो पंचायत है ये विलेज पंचायत के बारे में, ठीक है, विलेज पंचायत के बारे में। तो विलेज पंचायत इज इन आर्टिकल 40, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, आगे बढ़ते नेक्स्ट। Which one of the following Indian mathematicians invented the decimal place value? ओके, वो कौन सा इंडियन मैथमेटिशियन था जिसने डेसिमल प्लेस वैल्यू के बारे में प्लेस वैल्यू को सबसे पहले इन्वेंट किया था? तो नाम है आर्यभट्टा, ठीक है। तो आर्यभट्टा ने सबसे पहले क्या किया था, डेसिमल प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था। आर्यभट्टा ने सबसे पहले डेसिमल प्लेस वैल्यू के बारे में बताया था, ही वॉज आर्यभट्टा। वो कौन सा इंडियन था, आर्यभट्टा, ठीक है। तो आर्यभट्टा ने सबसे पहले क्या किया था, डेसिमल सिस्टम्स के बारे में बताया था, तो याद रख लेना आर्यभट्टा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते एनग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलेम इज टेकन फ्रॉम द सत्यमेव जयते जो है हमारे जो एम्बलेम में लिया गया वो कहाँ से लिया गया था, मुंडका उपनिषद से लिया गया था, ठीक है। द आईसी चिप यूज इन द कंप्यूटर इज मेड ऑफ, जो आईसी चिप जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है वो किस चीज़ का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। हेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, हेयर हमारा जो हेयर होता है उसमें जो प्रोटीन मिलता है वो प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है, तो याद रखना हेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, हेयर में जो प्रोटीन मिलता है वो कौन सा होता है, कैराटिन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैसिन है, ये कैसिन मैंने थोड़ी देर आगे बताया था, ये कहाँ पर मिलता है हम लोग को, मिल्क में मिलता है। नेक्स्ट, विटिकल्चर इज नोन फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ, विटिकल्चर जो होता है वो किस चीज़ के प्रोडक्शंस के बारे में बताता है, विटिकल्चर इज द प्रोडक्शंस अबाउट ग्रेप्स, ठीक है। जो अंगूर का जो प्रोडक्शंस होता है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल डेजर्ट, वो कौन सा रिवर है इंडिया का जो बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखना आंसर होगा दामोदर। दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, दामोदर इज ऑल्सो कॉल्ड द सौरो ऑफ बंगाल, ठीक है, क्योंकि इसके कारण बंगाल के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें फ्लड की स्थिति बनती है साल में, ठीक है, साल में एक बार। तो इसी कारण से दामोदर को क्या बोला जाता है, दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। और फिर साथ में यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का जो सबसे पहला जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था वो किस नदी पर बना था। सो फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दैट वाज मेड इन इंडिया वाज बिल्ट इन रिवर दामोदर, याद रखना दामोदर का ही एक ट्रिब्यूटरी, दामोदर में तो नहीं, दामोदर का ही एक ट्रिब्यूटरी है, नाम है बराकर रिवर। इसी बराकर रिवर पर ही सबसे पहले भारत का क्या बना था, भारत का लगाया गया था सबसे पहले, इसी दामोदर बराकर रिवर पर ही बना था सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपर्पज़ डैम, ठीक है। तो क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, जो दामोदर होता है उसका जो ओरिजिन है, रिवर दामोदर जो है वो ओरिजिन कहाँ से होती है, याद रखना ये छोटा नागपुर प्लेटू से होती है, ठीक है।
नेक्स्ट ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट जो रबर की खेती होती है इंडिया में वो कहाँ पर होती है, केरला में होती है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व ऑन, जो इंटरनेशनल योगा डे है वो किस साल ऑब्जर्व कर किया जाता है, तो इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 21 जून, ठीक है। वेयर इज द फेमस मोन्यूमेंटल टॉम्ब बीबी का मकबरा लोकेटेड, जो बीबी का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। अब ये बीबी का मकबरा है क्या, देखो, तो जो बीबी का मकबरा है ये एक्चुअल में बनाया था औरंगजेब सॉन्स, औरंगजेब जो मुगल शासक था, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब का जो बेटा था इसका नाम था आजम शाह, AZAM, आजम शाह, आजम शाह, ठीक है। इसी आजम शाह ने क्या किया था, बीबी का मकबरा बनाया था, ठीक है। अगर ऑप्शन में आजम शाह ना मिले तो फिर औरंगजेब को भी टिक मार्क किया जा सकता है, क्योंकि जो बीबी का मकबरा जो था वो स्पेशली आजम शाह ने अपने मदर यानी कि जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी, ठीक है, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम, बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम की मेमोरी में क्या किया था उसने, इस बीबी का मकबरा को बनाया था, ठीक है। तो मेरी बीबी का मकबरा इट इज़ इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कहाँ पर, औरंगाबाद में, ठीक है। तो क्वेश्चंस बनाया जा सकता है बीबी का मकबरा कहाँ पर है। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब सॉन्स आजम शाह ने, और किसके मेमोरी में बनाया था, तो अपने मदर दिलरास बानो बेगम। हो सकता है अगर एग्ज़ाम में ऑप्शंस में ये ना मिले, ऑप्शन में ये ना दिया हो कि किसने बनवाया था, हो सकता है वहाँ पर औरंग आजम शाह ना दे के औरंगजेब दे दिया, तो आंसर क्या होगा, औरंगजेब होगा, ठीक है। विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज जीरो माइल सेंटर, वो कौन सा इंडियन सिटी जिसको जीरो माइल सेंटर के नाम से जाना जाता है, याद रखना, जीरो माइल सेंटर इज़ नागपुर। नागपुर को हम लोग ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, साथ में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। और एक चीज़ यहाँ से, और एक चीज़ तुम लोग को जानना जरूरी है कि एक होता है जीरो माइल सेंटर तो हो गया, और एक होता है ग्राउंड जीरो, ठीक है। तो ये ग्राउंड जीरो कहाँ पर है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर इज़ ग्राउंड जीरो, तो ग्राउंड जीरो याद रखना, ये ग्राउंड जीरो है न्यूयॉर्क में, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में लोकेटेड है क्या, ग्राउंड जीरो। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग के पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, किडनी का जो यूनिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ओके। अब आते हैं हम लोग, गिद्धा इज अ फोक डांस, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। गिद्धा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, गिद्धा जो है वो किस स्टेट का फोक डांस है, तो गिद्धा है आपका पंजाब का, ठीक है। पंजाब में गिद्धा के साथ साथ में और एक डांस किया जाता है, याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, भांगड़ा, BHANGRA, भांगड़ा इज ऑल्सो अ फोक डांस ऑफ पंजाब, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर और एक डांस, जैसे बिहार का भी ले लेते हैं। बिहार में एक फेमस है डांस जिसका नाम है जाता जतीन, ठीक है, जाता जतीन, जाता जतीन, JATIN, जाता जतीन, जाता जतीन इज द डांस दैट इज परफॉर्म इन, जाता जतीन बोला है मैंने, ठीक है। तो जाता जतीन कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, बिहार में की परफॉर्म किया। बिहार का और एक डांस है इसका नाम है विदेशिया, BIDESIA, नाम भी बिहारी टाइप का है, तो याद रख लेना, विदेशिया इज द डांस ऑफ बिहार, जात जतीन। और उसके बाद में आते हैं हम लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश को भी देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन सा डांस है जो उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस है झोरा, JHORA, झोरा, JHORA, झोरा डांस, ये फेमस है यहाँ पर। और एक है आपका नौटंकी, NAUTANKI, नौटंकी। फिर उसके बाद में और एक रासलीला, रासलीला भी उत्तर प्रदेश का एक फेमस डांस है, ठीक है, रासलीला। तो रासलीला भी उत्तर प्रदेश का ही है। अब आते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन सा डांस है जो राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जो राजस्थान का जो फोक डांस है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं राजस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है डांस पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो घूमर, GSOOMAR, घूमर, तो घूमर राजस्थान का है, ठीक है। और इसके बाद में कालबेलिया, KALBELIA, कालबेलिया, ठीक है। उसके बाद में गैर डांस, ये गैर डांस भी फेमस है, GAIR, गैर डांस, ये गैर डांस भी कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। और एक चीज़
कठपुतली या चाकरी, CHAKRI, चाकरी, चाकरी या कठपुतली, KATHPUTLI, कठपुतली। ये सारे के सारे वो जो इंपॉर्टेंट डांस है जो राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से घूमर इंपॉर्टेंट है, घूमर इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये कठपुतली इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कठपुतली डांस है वो किस स्टेट पे परफॉर्म किया जाता है, या कठपुतली जो फोक डांस है वो किस स्टेट का है। तो याद रखना, बिहार से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो विशेष करके वो क्वेश्चन पूछता है उसके ऊपर, जाता जतिन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है हु पॉइंटेड द गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड्स। अब ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर एक टेक्निक होता है, स्पेशली कौन यूज़ किया करता था इसको, शिवाजी यूज़ किया करता था, ठीक है। गुरिल्ला टैक्टिक्स, गुरिल्ला एक मतलब टेक्निक होता है युद्ध लड़ने का, ठीक है। वो स्पेशली कौन यूज़ किया करता था, शिवाजी यूज़ करता था। ओके, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा का जो कैपिटल है वो क्या है, कनाडा का कैपिटल है ओटावा, ठीक है। ओटावा वॉज द कैपिटल ऑफ कनाडा। एंड याद रखना और एक चीज़ यहाँ पर बनाया सकता है कि कनाडा का जो डॉलर है, डॉलर को क्या बोलते हैं हम लोग, कनाडा का जो करेंसी है, करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं, कैनेडियन डॉलर, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट आंसर ही बोल दिया यहाँ पर, तो याद रखना डॉलर। तो कनाडा का जो करेंसी होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैनेडियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सीमेंट। सीमेंट को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, नाम याद रख लेना, जोसेफ एस्पिरिन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट हिज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। वो किसने, इन दिए गए 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसने मतलब अपना जो कैपिटल था वो राजगीर से पाटलिपुत्र की तरफ ट्रांसफ़र किया था। तो वो कौन सा राजा था जिसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था राजगीर टू पाटलिपुत्र। तो याद रखना उदयन, ठीक है। और यही आदमी है उदयन, यही जो किंग था, इसी ने ही क्या किया था, ही फाउंडेड द सिटी पाटलिपुत्र। उसने ही क्या किया था, सिटी पाटलिपुत्र सिटी की स्थापना किया था, ठीक है। उसने पाटलिपुत्र को ही अपना क्या बनाया था, कैपिटल सिटी बनाया था, याद रखना पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का जो फॉर्मेशन था वो उदयन ने किया था। उदयन कौन था, अजातशत्रु का बेटा था। अब ये अजातशत्रु कौन था, ये अजातशत्रु बिंबिसारा का बेटा था। अब ये बिंबिसारा कौन था, बिंबिसारा था फर्स्ट मगध डायनेस्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं हरियाणा का डायनेस्टी, ठीक है। मगध का जो प्रथम वंश था जिसको हम लोग बोलते हैं हरियाणा का वंश, हरियाणा का वंश या हरियाणा का डायनेस्टी। इसी हरियाणा का डायनेस्टी का ही फाउंडर कौन था, बिंबिसारा था, ठीक है। बिंबिसारा को हम लोग सैनिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको सैनिया के नाम से भी जाना जाता है, सैनिया, SENIA, सैनिया। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सैनिया नाम से जानते हैं। जैसे अजातशत्रु, बिंबिसारा ने क्या, अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु ने अपने पिताजी बिंबिसारा को मारा, और बिंबिसारा को मारने के बाद में उसने क्या किया, वो बन गया नेक्स्ट रूलर ऑफ द हरियाणा का डायनेस्टी, ठीक है। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिंबिसारा एंड असेंडेड टू द थ्रोन, ठीक है। और इसको हम लोग इतिहास में कुनिका के नाम से जानते हैं, कुनिका, KUNIKA, कुनिका, ठीक है। अजातशत्रु को किस नाम से जाना जाता है, कुनिका से, कुनिका के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सैनिया, किस किंग को सैनिया के नाम से, सैनिया की उपाधि दी गई है, तो याद रखना वो था बिंबिसारा। बिंबिसारा वॉज द कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्ध। और जो बिंबिसारा था वो समकालीन था किसका, गौतम बुद्ध का, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग के पास में, ओके, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रोमन मैग्सेसे अवार्ड। रोमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले भारत के किस नागरिक को मिला था, या भारत के किस आदमी को मिला था। वो कौन सा प्रथम भारतीय था जिसको रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, ठीक है। तो रोमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था, आचार्य विनोबा भावे को। याद रखना रोमन मैग्सेसे अवार्ड सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को मिला था। आचार्य विनोबा भावे ये वही आदमी है जिसने जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है, ठीक है, उसका जो पहला प्रेसिडेंट था इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलते हैं हम लोग इसको। इंडिविजुअल सत्याग्रह को सबसे पहले किसने लीड किया था, तो याद रखना भले ही जो टर्म कोइन किया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा कराया गया था, मतलब टर्म कोइन किया था ये इंडिविजुअल सत्याग्रह, लेकिन उसको सबसे पहले यानी कि इसका जो प्रेसिडेंट बनाया गया था, महात्मा गांधी ने जिसको प्रेसिडेंट बनाया था वो सबसे पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था आचार्य विनोबा भावे को, इंडिविजुअल सत्याग्रह का, ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह ये
महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था, मतलब विनोबा भावे ने कब स्टार्ट किया था 1940, यानी कि उनको चुना गया था 17 अक्टूबर 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह का प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था इंडिविजुअल सत्याग्रह का वो था आचार्य विनोबा भावे, और जो सेकंड टाइम जिसको प्रेसिडेंट बनाया गया था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, तो यहीं तक है हम लोग का क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए इतना ही। अच्छा से पढ़िए, कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा रखते हैं, चलो बाय बाय।